जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं बिहार पुलिस भोकाल बैच को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, या जिस तरह से आप लोग हमारे जो ये आपका जो सीरीज चलाए हुए हैं भोकाल बैच, इसे आगे बढ़ाने के लिए या जो हमें प्यार मिल रहा है, बस आप लोग इसी तरह लगातार बनकर रहिएगा। और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे। और आप लोग को 1 तारीख से हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के बीच करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा और कुछ ही दिनों में लगभग आपका 10 दिन के अंदर अंदर जो है कि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड का। तो उस पर और पढ़ने में मजा आएगा और आपको समझने में भी मजा आएगा और अधिक से अधिक प्रश्न हम लोग करेंगे। इस पे क्या होता है कि अभी हम बहुत कम क्वेश्चन लिखते हैं जो है कि, और फिर मिटाना भी पड़ता है बार बार। तो ये सब क्वेश्चन से हम लोग दूर हो जाएंगे, आराम से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वाइट को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो वर्दी का जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं और कुछ कर गुजरने का हमारे समाज में इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए सिस्टम भी बदलेगा, वक्त भी बदलेगा। सिस्टम भी बदलेगा, वक्त भी बदलेगा। एक बार अपने को वर्दी में आने दो, फिर सब कुछ बदलेगा। तो समझ सकते हैं कि अभी पहले का जमाना अब गुजर चुका है। अभी क्या है कि नया नया यंग आदमी 25-30 साल के एज वाले युवा अभी बिहार दरोगा के अंतर्गत और बिहार पुलिस या फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम में बदलाव आ रहा है। एक नया जुनून जज्बा के साथ, एक सच्चाई जो इंसान का रहता है, इंसानियत, उसके साथ दरोगा अभी कार्य कर रहे हैं। या बिहार पुलिस जो आप लोग भर्ती होइएगा, जो आप लोग एक ईमानदारी के साथ आप लोग जो है कि काम कीजिएगा और गरीब असहाय व्यक्ति जो हैं उनके साथ आप न्याय दिलाने का काम कीजिएगा, जिससे कि हमारे समाज में पुलिस का जो एक आपका डर और भय है वह आम आदमी के बीच खत्म हो जाए। तो चलिए इसी बात के साथ आज हम लोग बिहार पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आगे प्रीवियस में भी आए हुए हैं और हम लोग लगातार इस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आज इस प्रश्न को देखते हैं। लगभग यह आपका 30 से 35 मिनट का सेशन होने वाला है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो चलिए आज का पहला सवाल है कि 2 अस्थि आपस में एक दूसरे से किसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो आप लोग जो लगातार बनकर रहते होंगे ये सब क्वेश्चन आप हवा में उड़ा देते होंगे जब आपको मिलेगा एग्जाम में। तो समझिएगा यहां पर बात कर रहा है अस्थि का। किसका बात कर रहा है? अस्थि का मतलब होता है हड्डी। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो समझिएगा हमारे शरीर में कुल हड्डी की संख्या 206 होती है और 206 हो गई एक स्वस्थ मनुष्य में, एक युवा वर्ग के अंतर्गत। लेकिन याद रखिएगा नवजात शिशु के अंदर जो हड्डी की संख्या होती है वो कितनी होती है? 300। और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। और याद रखिएगा हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह फीमर की हड्डी होती है। अब ऑप्शन में फीमर नहीं देने लगा है क्योंकि यह पुराना चीज हो गया है। इसका एक और नाम होता है उरु की अस्थि या उरु की हड्डी। तो उरु की हड्डी या फीमर की हड्डी जो कि आपका जंग के पास रहता है। किसके पास रहता है? जंग के पास रहता है। यही हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी। वहीं हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीस होती है। कौन होती है? स्टेपीस होती है, जो कि आपका कान में स्थित होता है। कहां में स्थित होता है? कान में। याद रखिएगा कान, एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में भी 3 हड्डी, इसीलिए कान में कुल हड्डी की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। स्टेपीस हो गया, पिनकस हो गया, इनकस हो गया, तो ये सब हड्डी किस में होती है? कान में होती है। और कान का अध्ययन ओडोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोलॉजी कहलाता है। और याद रखिएगा हड्डी या अस्थि का जो अध्ययन कहलाता है वह ओ से अस्थि, ओ से आंसर हो जाएगा अध्ययन का, यानी याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी। क्या याद रखिएगा? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और याद रखिएगा हड्डी में कुल 8% फास्फोरस होता है। कितना परसेंट? 8% फास्फोरस होता है। और आप लोग को बता देते हैं हड्डी प्लस हड्डी का जो जोड़ का कहलाता है, हड्डी और हड्डी का जो अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है? याद रखिएगा लिगामेंटस कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगामेंटस कहलाता है। वहीं याद रखिएगा हड्डी प्लस मांस का जो अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा यह आपका टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए आपको हम जुगाड़ दिए थे। क्या जुगाड़ दिए थे? MBT याद रखना है। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मांस और बोन का जो आपका जोड़ कहलाता है वह टेंडन कहलाता है, यानी ये वाला चीज। और टेंडन
टेंडन का हिंदी नाम होता है कंडरा। क्या होता है? कंडरा। और लिंगामेंटस का हिंदी नाम होता है स्नायु। क्या होता है? स्नायु। बस यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन यहां पर पूछा था कि दो अस्थि आपस में जो एक दूसरे से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में लिंगामेंटस नहीं दिया था, इसीलिए आपको हम लगभग 10 सेशन में ऐसा बताए होंगे कि आपको लिंगामेंटस और टेंडन नहीं देता, इसका हिंदी नाम देता है। तो आपको जुगाड़ दिए थे कि टेंडन में डो आता है, इसीलिए डो उसका हिंदी नाम होता है यानी कंडरा। और जब टेंडन कंडरा हो गया तो लिंगामेंटस का हिंदी स्नायु होता है। अब बताइए आपको काम आया कि नहीं आया ये सब फैक्ट? तो बस आप लगातार जो बनकर रह रहे हैं। आज एक लड़का भागलपुर से है, वो कमेंट किए थे कि आपका सेशन लगभग हम 200 प्लस वीडियो देख चुके हैं, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया होगा और जहां भी जाएगा वो सेट लगाने के लिए एवरेज उसका 100% में 60% नंबर कोई नहीं रोक सकता है। यही हकीकत है। स्पेशली हम मैथ में बात नहीं कर रहे हैं, हम जीके जीएस पोर्शन का बात कर रहे हैं। 60% नंबर उसका कोई नहीं रोक सकता है, स्पेशली ग्रुप डी से लेकर दरोगा तक के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो हड्डी होता है, ये हड्डी के अंतर्गत एक बीमारी बहुत फेमस है जिसका नाम को क्या है, तो याद रखिएगा ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया नाम का जो रोग होता है वह हड्डी को प्रभावित करता है। साथ ही याद रखिएगा टिटेनी रोग। कौन सा रोग? टिटेनी रोग। वहीं याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से एक रोग बहुत फेमस है जो हड्डी को प्रभावित करता है। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है और रिकेट्स को ही हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी से। और किसको प्रभावित करता है? तो भैया हड्डी को प्रभावित करता है। समझ में आ गया? वहीं एक बीमारी का नाम सुने होंगे, गठिया बीमारी। गठिया यानी कि जोड़ों का दर्द। तो याद रखिएगा जोड़ पे जो जब आपका एज 40-50 साल पार हो जाएगा तो जोड़ जो है ना दर्द करने लगता है। जोड़ मान लीजिए ऐसे करके समझिएगा, ये मान लीजिए हड्डी है, इधर से मान लीजिए भी हड्डी है, ये जोड़ हो गया, मान लीजिए घुटना है। जब इस घुटना में यानी जहां जहां पर हड्डी हड्डी का जोड़ रहता है ना, उसके बीच में याद रखिएगा कि एक द्रव पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कहनी है, मान लीजिए ये मेरा कहनी है, ये जो ऐसे ऐसे होता है तो इसमें बीच में जो है कि द्रव पदार्थ कुछ है, तभी ये ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है? नहीं तो आप लोग देखते होंगे कोई नट बोल्ट जब कसते होंगे तो उसमें ग्रीस लगा के आप कसते होंगे, या पैडिल जो रहता है वो बार बार घुमाते होंगे, उसमें ग्रीस देके घुमाते होंगे तो वो कर कर आवाज करेगा, अच्छा से घूमेगा भी नहीं। इसका मतलब वो जब निर्जीव पदार्थ में एक द्रव की आवश्यकता हो रही है आपको उसको घुमाने के लिए, तो हम इसको घुमाने के लिए या घुटनों पे जो हम लोग चलते हैं तो वहां पर भी द्रव पाया जाता है, तभी हड्डी एक दूसरे में लचाव आता है, आपका घुमाव आता है। तो याद रखिएगा उस द्रव का नाम है साइनोवियल द्रव। कौन सा द्रव? साइनोवियल द्रव। तो याद रखिएगा साइनोवियल द्रव जो पाया जाता है वह दो हड्डी के बीच में पाया जाता है। और यही हड्डी जब आपका जब बूढ़ा हो जाइएगा तो वह हड्डी जब काम करना बंद कर देता है, जब यह आपका द्रव खत्म हो जाता है पदार्थ, तो यहां पर डॉक्टर द्वारा स्पेशल इसमें सुई दिया जाता है और इस प्रकार का द्रव इसमें भरा जाता है, तब उसका दर्द खत्म होता है, यानी एनाल्जेसिक किया जाता है। और एनाल्जेसिक जो दवाई है वह दर्द निवारक को कहा जाता है। दर्द निवारक गोली को, दर्द निवारक दवाई को एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, दर्द निवारक गोली को क्या कहते हैं? तो एनाल्जेसिक कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है कि आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा गया था बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा में। अगला सवाल है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो आप लोग समझिएगा, प्रति 1000 मान लीजिए पुरुष है, इस पर जितना भी महिला पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी शहर में 500 मान लीजिए किसी शहर में 1000 पुरुष है, अगर वहां पर 1000 महिला है तो सबका विवाह आपस में एक दूसरे से हो सकता है, यानी सब एक एक गो सेटिंग करके एक एक गो शादी कर सकता है। लेकिन जहां पर मान लीजिए कि 1000 पुरुष है और वहां पर मान लीजिए कि 800 महिला है, ठीक है, 800 जो है कि आपका लड़की या गर्ल है, तो इसका मतलब ये 200 तो झोल हो जाएगा। ये जो इसमें 200 लड़का जो बचेगा या इसी में सेटिंग जमा के अपना काम चलाएगा, तो इसका मतलब समझिएगा कि यहां पर लिंगानुपात मेरा कम है। लिंगानुपात मेरा क्या है? कम है, यानी लिंग के अनुपात में जो है कि रेशियो बहुत कम है। 200 जो है कि झोले जाल में काम चलाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कहीं
पर अगर मान लीजिए 1000 पुरुष है और यहाँ पर 1300 जो है कि महिला है, तो इसका मतलब है कि ये जो 300 जो है कि लड़की एक्स्ट्रा है आपके पास, तो इसका मतलब इधर जो 300 आदमी रहेगा वो एक एक को करके बांट लेगा, एक्स्ट्रा में भी रखेगा साइड हीरो के हीरोइन के रूप में। तो आप लोग समझिएगा, तो यहां पर जो बोलेंगे यहां पर लिंगानुपात अधिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिंगानुपात अधिक। तो समझिएगा लिंगानुपात अधिक क्या हुआ, लिंगानुपात कम क्या हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। अर्थात हम जो लिंगानुपात की गणना करते हैं वो प्रति 1000 पुरुष पर करते हैं, प्रति 1000 पुरुष पर करते हैं। अगर 1000 से ज्यादा है एक भी तो बोलेंगे वहां पर लिंगानुपात ज्यादा है। अगर 1000 से कम रहेगा महिलाओं की संख्या तो बोलेंगे कि वहां पर लिंगानुपात कम है। अगर देखते हैं भारत के अंदर में तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। कहां का है? केरल का है। वहीं अगर देखते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात कहां का है, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। कहां का है? हरियाणा का है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हम लोग अभी वर्तमान में बिहार से संबंध रख रहे हैं, तो अगर हम बिहार एसएससी के एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग को जो है कि अपने बिहार के अंदर का भी चीज जानना पड़ेगा कि भैया बिहार के अंदर में कौन से जिला का सबसे अधिक लिंगानुपात है, वो वाला बता दीजिए, और सबसे कम कहां का है वो भी बता दीजिए। तो आपको दोनों बताते हैं, सुनिएगा तो समझिएगा। बिहार के अंदर में अगर पूछेगा सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का है, तो याद रखिएगा गोपालगंज का है। कहां का है? गोपालगंज का। सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का है? गोपालगंज का। वहीं याद रखिएगा सबसे कम लिंगानुपात कहां का है, तो जहां से हम संबंध रखते हैं मुंगेर से, वहीं से आपका लिंगानुपात जो है कि सबसे कम है। यानी कि सबसे कम जो महिला है वह आपके मुंगेर में है, और सबसे अधिक जो महिला है वह कहां में है? गोपालगंज में है। और भारत में सबसे अधिक महिला कहां में है? प्रति 1000 पुरुष पे, प्रति 1000 पुरुष पे लेंगे, इन्हें के ओवरऑल महिला गिन जाएगा ना, प्रति 1000 पुरुष पे। प्रति 1000 पुरुष पे सबसे अधिक महिला कहां में? केरल में। और सबसे कम महिला कहां में है प्रति 1000 पुरुष पे? तो हरियाणा में। समझ में आया कि नया? तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं भैया केरल में कितना लिंगानुपात है, तो आपको बता देते हैं 1084 है, यानी 84 को एक्स्ट्रा महिला है। समझ में आ गया? वहीं हरियाणा में आप लोग को बता देते हैं, हरियाणा में 862 महिला है। कितना महिला है? 862 महिला है। और याद रखिएगा पूरे भारत का अगर लिंगानुपात देखते हैं तो पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आप लोग बताइएगा 943 है। कितना है? 943 लिंगानुपात है पूरे भारत का। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं अगर बात करते हैं शिशु लिंगानुपात कितना है पूरे भारत का, तो याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात जो है, शिशु लिंगानुपात जो है पूरे भारत का 918 है। कितना है? 918 है। आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग आराम से इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में अगर पूछे कि शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक कहां का है, भारत के अंदर में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात। वहीं सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है वह आपका हरियाणा का है। कहां का? हरियाणा का, जहां सबसे कम लिंगानुपात है। यह सब आप याद रखिएगा। कम से कम आपको केरल याद रखना पड़ेगा, हरियाणा याद रखना पड़ेगा, बिहार में गोपालगंज अधिक और मुंगेर कम। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था बिहार पुलिस के द्वारा। तो अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब आप लोग को हम बताते हैं। जब आप बच्चा में जाते होंगे पढ़ने के लिए, आपका आंगनबाड़ी में नाम लिखाया गया होगा, या आपका पहला दूसरा तीसरा में आपका नाम लिखाया गया होगा प्राथमिक विद्यालय में, तो वहां पर देखते होंगे जहां पर जो स्कूल का जो बोर्ड लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए स्कूल, ये पूरा स्कूल है, स्कूल के ऊपर में ये बोर्ड एगो लगा हुआ रहता है, वहां पर लिखा हुआ रहता है प्राथमिक विद्यालय या उत्क्रमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। और उसी में एगो कलम ऐसे करके रहता है और इसी पे लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान। रहता है कि नहीं रहता है? ये चीज रहता है। ये चीज काहे रहता है? क्योंकि भारत सरकार या बिहार सरकार का एक टैगलाइन है सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है हमारे देश के अंदर जितने भी आपके 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दीजिए। कैसा शिक्षा दीजिए? निःशुल्क शिक्षा प्लस अनिवार्य शिक्षा दीजिए। यानी कोई भी छात्र वंचित नहीं हो सकता है। उसके माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने बेटा बेटी को, जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं, इसको लेके जाके हम स्कूल में एडमिशन करवाएं और उन्हें एक अच्छा प्राथमिक शिक्षा दिलाने का हम काम करें। तो समझिएगा। तो आप लोग को बता देते हैं,
भारतीय संविधान के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002, भारतीय संविधान के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। शायद उस समय प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आप लोग को बता दे कि आपका जो है कि मूल कर्तव्य 11 को जोड़ा गया और मूल कर्तव्य में यही चीज को समाहित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। वहीं अनुच्छेद 21 का को भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का को भी जोड़ा गया, याद रखिएगा। और सर्व शिक्षा अभियान का जो शुरुआत हुआ है वह 2002 से ही हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 2002 से ही शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, इसका आंसर यही होगा। तो समझिए लेवल क्वेश्चन का कोई खास नहीं है, बशर्ते अगर आप हमको शुरू से फॉलो करते आ रहे होंगे तो क्वेश्चन का यह हैसियत नहीं है कि आपसे बाहर चल जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं मूल कर्तव्य का, तो मूल कर्तव्य यहां पर आपका 11वां नंबर का हुआ। तो मूल कर्तव्य जो है यह हम लोग कहां से लिए हैं? तो मूल कर्तव्य हम लोग रूस से लिए हैं, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य को आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया। और इंदिरा गांधी के अंदर में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था उस समय 10 था। और हमारे जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 1 भी नहीं था, मूल संविधान में 0 था। 42वां के तहत आपका 10 गो हुआ और 11वां जो जुटा 86वां 2002 के तहत। तो ये सब क्वेश्चन एकदम गारंटी है आता ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हड़बड़ में गलती नहीं मारिएगा, पहले अच्छा से पढ़िएगा तब मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खोजी गई पहला जीवाणुरोधक या एंटीबायोटिक कौन सा था? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन। पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था, पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था वह आपका कौन था? याद रखिएगा पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन के जो खोज करता है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा, पेनिसिलिन का खोज किया था। और पहला आपका एंटीबायोटिक जो था वह पेनिसिलिन था। और एंटीबायोटिक कहने का मतलब यह एक प्रकार का जीवाणु था। क्या था? जीवाणु था। और याद रखिएगा जीवाणु का खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने किया है। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1683 में किया था। कब किया था? 1683 में ल्यूवेनहॉक ने आपका जीवाणु का खोज किया था। वहीं याद रखिएगा पहली बार जीवित कोशिका का खोज, पहली बार जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? तो पहली बार जीवित कोशिका का खोज भी किसने किया है? ल्यूवेन ने। लेकिन याद रखिएगा कोशिका शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वह किसके द्वारा? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। कब? तो 1665 में। कब किया गया था? 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वह मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था, याद रखिएगा। और कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वह साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। वहीं याद रखिएगा उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। वहीं याद रखिएगा यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। यहीं प के जगह अगर हम दे देंगे हेमेटोलॉजी, अगर हम हेमेटोलॉजी लिख देंगे तो आ जाएगा आपका रक्त का अध्ययन। किसका अध्ययन? रक्त का अध्ययन। वहीं अगर हम बात करते हैं घाव का, किसका बात करते हैं? घाव का। तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। वहीं अगर हम बात करते हैं, आपको पता है भारी उद्योग में स्नेहक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। किस रूप में प्रयोग करते हैं? स्नेहक के रूप में, यानी मोबिल वगैरह यानी उसमें यूज करते हैं। तो स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, और फिर आपका जो कहलाता है हृदय का अध्ययन वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। और मांस का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। और हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है उसका अध्ययन आपका क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। आप लोग को 2-3 को चीज बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। एक होता है ईसीजी। ईसीजी का संबंध हृदय से है। किससे है? हृदय से। फिर एक होता है ईओजी। ईओजी का संबंध आंख से होता है, क्योंकि आंख जो होता है वह गोल गोल होता है, बीच में गोल है, गोल यानी आंख। वहीं एक होता है ईएमजी। ईएमजी, 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 एम से ले लेना है आपका मांस। क्या लेना है? मांस। मांस यानी मांसपेशी, मांस यानी मांसपेशी, मांसपेशी। और एक हो गया आपका जो है कि मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क के लिए क्या होता है? तो मस्तिष्क के लिए होता है ईईजी होता है। क्या होता है? ईईजी। ईईजी
हो गया मस्तिष्क, ईईजी हो गया मस्तिष्क, यार ये चारों याद रहना चाहिए। ईसीजी हृदय, सी का मतलब कार्डियो, कार्डियो मतलब हृदय, ओ गोल होता है, गोल यानी आंख, ईएमजी, एम यानी मांस होता है, मांसपेशी, और ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, सेफलो यानी फ्रेनो, फ्रेनो यानी मस्तिष्क, याद रखिएगा। तो ईईजी किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। और स्पेशली मस्तिष्क का अध्ययन क्या होता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क का अध्ययन जो होता है वो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। मांसपेशी का मायोलॉजी, और आंख का डॉक्टर ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहलाता है, और हृदय का क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। तो आप ये सब याद रखिएगा। वहीं अगर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं तो अगला सवाल है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है, सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14। और फिर आपका जो है कि फास्फोरस का कितना होता है? 15। फिर अगर बात करते हैं हम लोग जो है कि 16 किसका होता है? सल्फर का। किसका होता है? सल्फर का होता है आपका 16। वहीं अगर हम बात करते हैं सल्फर, तो सल्फर एक ऐसा तत्व है जिसका नाम हम लोग संस्कृत भाषा से लिए हैं। किस भाषा से लिए हैं? संस्कृत भाषा से लिए हैं। और सल्फर को हम लोग गंधक के नाम से भी जानते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, और फिर कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। ऑर्गन का कितना होता है? 18 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। आप लोग ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और क्लोरीन का प्रयोग जो करते हैं वो हम लोग जो है कि जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह भी साफ करने वाला एक चीज होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सौर सेल जो है, सौर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, आप लोग याद रखिएगा, या फिर प्रकाश ऊर्जा में भी बदलता है। हम क्यों यहां पर जो है कि आपका बात कर रहे हैं तो सुनिएगा। अगर ये हम सूर्य ले लिए, क्या ले लिए? सूर्य। यह समझिए सूर्य ले लिए, सूर्य से प्रकाश निकला, सूर्य से प्रकाश जो निकलता है वह विकिरण माध्यम से पहुंचता है धरती पर। किस माध्यम से? विकिरण माध्यम से पहुंचता है सूर्य की किरणें, याद रखिएगा। जितना फैक्ट बता रहे हैं एग्जाम में आता है, सूर्य की किरणें विकिरण माध्यम से पहुंचती है धरती पर। और विकिरण माध्यम से जब पहुंचती है तो समझिएगा यह आपका यहां पर इसको एगो मिलता है आपका पौधा, पेड़ पौधा मिलता है। क्या मिलता है? पेड़ पौधा। और पेड़ पौधों में जैसे सूर्य का किरण इनके पत्ती पर पड़ता है तो पत्ती जो है कि सूर्य के किरण में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न करके भोजन बनाती है। क्या बनाती है? भोजन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपका पेड़ पौधे जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है? तो आप बताइएगा। पेड़ पौधे जो है वह सौर ऊर्जा को आपको रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, यानी वो एक भोजन दे रहा है, यानी उनको रसायन दे रहा है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है कौन? तो पेड़ पौधा। वहीं याद रखिएगा सूर्य की किरण से एक और चीज निकलता है, और यह चीज आपका किस पे पड़ेगा? तो आप लोग को बता देते हैं, घर सब में हम लोग सौर प्लेट लगा के रखते हैं, या बड़े बड़े फैक्ट्री सब में सौर प्लेट लगा रहता है। तो जैसे इस पर आएगा सूर्य की किरण तो इस पे तो आ रहा है सौर ऊर्जा। आने में कौन सा ऊर्जा आ रहा है? सौर ऊर्जा आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा यह जब इस पे आपका सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, और यह सिलिकॉन की परत जो है कि इस ऊर्जा को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके यहां से जो आपको पता है कि यह आपको प्रकाश देते हैं, या फिर बल्ब आप जला सकते हैं, यानी इसको प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में। तो समझिएगा सौर प्लेट जो होता है, सौर प्लेट जो होता है वह सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी या फिर विद्युत ऊर्जा में भी उसको कन्वर्ट कर देता है। तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर में आप लोग विद्युत देते हैं, विद्युत से जो है कि वह क्या निकाल के देता है? तो वह आपको ध्वनि निकाल के देता है। तो याद रखिएगा लाउड स्पीकर जो है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में यह बदलता है, याद रखिएगा। वहीं अगर इसका हम उल्टा देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में, तो माइक्रोफोन बदलता है। कौन बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम सितार को देखते हैं तो सितार इस तरह से है, उसको हम बजाते हैं, यानी वो एक यंत्र है, यंत्र बजा के हम उससे ध्वनि निकाल लिए। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार। वहीं अगर हम बात करते हैं डायनेमो का, किसका बात करते हैं? डायनेमो। डायनेमो वो ऐसे रखा हुआ रहता है, कहीं उसको बाहर से कुछ नहीं मिलता है, उसमें तेल ढारते हैं, तेल देकर जब उसमें गियर देते हैं तो उनको विद्युत निकलता है, तब हम बजाते हैं। इसका मतलब है कि हम उसको किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो वह एक प्रकार का यंत्र है, यंत्र को स्टार्ट करने पर हमको विद्युत मिल गया, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। और सभी प्रकार के ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, सभी प्रकार के ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है।
और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में है, इतने वो सवाल है, भारत में है, पहला ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है द्विदल व्यवस्था, तीसरा है बहुदल व्यवस्था, चौथा है निरंकुश सरकार। तो समझिएगा, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सरकार तो बहुत है, यानी कि सरकार तो बहुत है कहने का मतलब है कि यहां पर विभिन्न प्रकार की पार्टी काम करती है, विभिन्न प्रकार की पार्टी काम करती है, या फिर पार्टी को हम लोग दल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दल। जैसे अभी वर्तमान में भारत के अंदर में 18वां लोकसभा चुनाव चल रहा है। 18वां लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार के पार्टी जो है कि पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ऐसे अगर देखते हैं भारत, तो भारत एक प्रकार का द्विदल व्यवस्था वाला देश है, यानी भारत को सामान्यतः द्विदल के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, लेकिन इसको 100% मानना गलत होगा, क्योंकि भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के दल या पार्टी काम करते हैं। और अगर देखते हैं आपको एकदम जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्र लेवल तक, तो भारत के अंदर में लगभग आपका 1600 पार्टियां काम कर रही है। कितना पार्टी? लगभग 1600 छोटे बड़े पार्टी मिला के काम कर रही है। इसका मतलब भारत को जो है कि बहुदलीय व्यवस्था वाला देश हम लोग बोलना सबसे अच्छा रहेगा। यानी भारत जो है वह एक प्रकार का बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, लेकिन सामान्यतः भारत में द्विदल व्यवस्था है, क्योंकि यहां पर आजादी के बाद से लेकर अभी तक सिर्फ दो पार्टी ही सरकार बना चुकी है। एक आपका बीजेपी बना रही है और पहले आपका कांग्रेस बनाई थी। कौन बनाई थी? कांग्रेस बनाई थी। और बीजेपी में जो विभिन्न प्रकार के पार्टी सब पार्टिसिपेट करके सरकार बनाती है, उसको हम लोग एनडीए कहते हैं। और जो कांग्रेस में जो विभिन्न प्रकार के पार्टी अपना सब पार्टिसिपेट करके सरकार बनाती है, उसको यूपीए कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीए कहते हैं। जैसे अभी भारत के अंदर में सिंपली दो सरकार बन सकती है, नहीं कहता है कि इस बार बीजेपी की सरकार चल जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कांग्रेस को अकेला औकात है कि वह बना देगा पार्टी या फिर सरकार? तो नहीं। कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार का पार्टी छोटा छोटा मिला हुआ है। तो छोटा छोटा पार्टी में कौन मिला हुआ है? आम आदमी पार्टी मिला हुआ है। आपका जो है कि ये आपका उत्तर प्रदेश का पार्टी जो ये आपका जो था मुलायम सिंह यादव का, उनका सपा पार्टी मिला हुआ है, अखिलेश यादव का। वहीं बिहार के अंदर में आपका राजद मिला हुआ है। वहीं जो आपका मुकेश सहनी, जो मछुआरों के जो बहुत बड़े राजा कहलाते हैं, जिनका नाम मुकेश सहनी है, जो है कि वो भी आपके मिले हुए हैं। और साउथ के भी विभिन्न पार्टी मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि छोटे छोटे पार्टियां जो कांग्रेस का जो सपोर्ट कर रही है, तो उसको यूपीए के नाम से जानते हैं। और बीजेपी को जो छोटे छोटे पार्टी सपोर्ट करके अगर सरकार बना लेगी, तो उसको एनडीए कहेंगे। क्या कहेंगे? एनडीए कहेंगे, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहेंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहेंगे, और इसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आता है, आप याद रखिएगा। अगर हम देखते हैं कि भारत के अंदर में अगर देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है, तो भारत के अंदर में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या वर्तमान में 6 है। कितनी है? 6 है। याद रखिएगा, पहले राष्ट्रीय पार्टी की संख्या बढ़ के हो गया था 8 गो, लेकिन 2 गो हटा दिया मोदी जी ने। याद रखिएगा, 2 गो में से एगो ममता बनर्जी भी लपटा गई, वो भाग गई। याद रखिएगा, तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या भैया कितनी है? तो आपको मात्र 5 गो याद रखना है। छठा याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 5 गो आप ऐसे बता सकते हैं किसी को। तो चलिए भाई, कौन कौन है हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बोलिएगा, एगो सबसे बड़ा बॉस इंडिया का बीजेपी है, ये तो हट ही नहीं सकता है। और दूसरा कांग्रेस है। कौन है? कांग्रेस है। वहीं तीसरा नंबर का दिल्ली में तहलका मचा कर रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने, तो आप इसको कैसे भूल सकते हैं। यानी ये 3 गो पार्टी तो आराम से आप बोल सकते हैं किसी भी आदमी को। वहीं याद रखिएगा, मायावती भी अपना हाथी लेके एकदम पूरा तहलका मचाई हुई है यूपी में। तो याद रखिएगा, एगो आपका कौन हो गया? तो एगो हो गया आपका बीएसपी कहते हैं उसके पार्टी को, बासपा कहते हैं हिंदी में, बासपा, बहुजन समाज पार्टी। और याद रखिएगा, इसका संस्थापक पूछता है एग्जाम में, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था। और 1984 में जो किया गया था, याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम भी पूछता है, याद रखिएगा, काशीराम पंडित। काशीराम पंडित के द्वारा बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में किया गया था, जो एक राष्ट्र पार्टी का दर्जा है उनके पास। और याद रखिएगा, उनके चुनाव चिन्ह हाथी है। क्या है? हाथी है बहुजन समाज पार्टी का, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 4 को बता दीजिएगा। उसके बाद फिर एगो 5वां बना हुआ है, हाल ही में एनपीपी बना हुआ है। कौन बना हुआ है? एनपीपी। एनपीपी जो
है वह नेशनल पीपुल्स पार्टी है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है वह आपका कॉनराड संगमा का पार्टी है। कॉनराड संगमा जो कि पूर्वोत्तर के अंतर्गत है, आप लोग को पता है मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, उन्हीं का पार्टी है एनपीपी। और यह जो है कि राष्ट्र पार्टी का दर्जा इनको हाल ही में दिया गया है। और याद रखिएगा इनका चुनाव चिन्ह जो है एनपीपी का वो किताब है। क्या है? किताब है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्या हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक वो याद आप लोग रख लीजिएगा। क्या? तो एक वो याद रख लीजिएगा कम्युनिस्ट पार्टी। क्या याद रखिएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। यही थोड़ा सा दिक्कत करता है, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में 2 गो है। एक वो आपको याद रखना है, आपको जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी है इसको ब्रैकेट में याद रखिएगा मार्क्सवादी वाला। कौन वाला? मार्क्सवादी वाला जो है इसी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो ये सब याद रखिएगा। और आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुनेंगे शरद पवार का, तो ये सब विपक्ष में बैठा हुआ है आपको मोदी के हराने के लिए। तो ये सब उन्हीं का पार्टी है, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र वगैरह में जो है कि ज्यादा अति सक्रिय रहता है। तो ये आपका 5 पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है कि उसके बाद फिर आपका एनपीपी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला। मार्क्सवादी वाला जहां भी एग्जाम में पूछेगा ना आपको ये ब्रैकेट में देगा, ये 100% गारंटी है, नहीं तो वो जो है ना एग्जाम अधूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने भी राष्ट्र पार्टी है या राष्ट्र पार्टी से राष्ट्र पार्टी का दर्जा छीनने का अधिकार और राष्ट्र पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा देने का अधिकार वह भारत निर्वाचन आयोग को है या चुनाव आयोग को है, जिसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और याद रखिएगा इनके वर्तमान में जो 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार हैं। और याद रखिएगा जब इसका स्थापना हुआ था तो सिर्फ यह 1 सदस्य आयोग था, लेकिन आगे चलकर 1993 ईस्वी से 1993 से यह एक 3 सदस्य आयोग हो गया। याद रखिएगा यानी 2 गो इसमें वर्तमान में आपके वॉइस के रूप में काम करेंगे और एक मुख्य जो है वह राजीव कुमार है 25वें नंबर के, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और यह मनाना शुरू किए हैं 2011 से। कब से शुरू किए हैं? 2011 से शुरू किए हैं। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सभी प्रकार के पार्टी को जो चुनाव चिन्ह देने का जो काम करती है वह भी आपका कौन करती है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो आप लोग बता सकते हैं भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है, यानी यहां पर विभिन्न प्रकार का दल है, लेकिन मुख्यतः यहां पर 2 दल देखने के लिए मिलता है। लेकिन मेरे पास दल तो बहुत है क्योंकि इसमें सपोर्ट कर करके सब घुसता है, लेकिन मुख्यतः 2 को सरकार देखे हैं अभी तक हम लोग इंडिया में, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 दल भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका बहुदल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोग को कि अगला सवाल बताइएगा 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहां की गई थी? तो टिस्को की जो स्थापना की गई थी वह आपका पता है कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, याद रखिएगा। जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को का स्थापना कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा उस समय बिहार और झारखंड दोनों मिला हुआ था, तो उस समय स्थापना किया गया था साक्ची नामक स्थान बिहार में। कहां में किया गया था? बिहार में किया गया था। याद रखिएगा टिस्को कंपनी का स्थापना, आपको टिस्को कंपनी का स्थापना याद रखना है कब हुआ है? 1907 में हुआ है। टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ है। वहीं अगर हम देखते हैं और भी विभिन्न प्रकार के स्टील कंपनी, तो उसमें से आपका एक भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना जो हुआ है 1955 के आसपास हुआ है। और याद रखिएगा इसका स्थापना रूस के सहयोग से हुआ है, क्योंकि आपको एक ट्रिक दिए थे, भीरूराज दुबे। क्या दिए थे? भीरूराज दुबे, यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। राउरकेला जो हुआ था इसका स्थापना कब हुआ था? तो राउरकेला का स्थापना जो हुआ था आपको पता है कि केला यानी हाथ में नाट, यानी कि 1958-59 के आसपास। याद रख लीजिएगा 1958 में इसका स्थापना हुआ था राउरकेला का। और याद रखा किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद करते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ था वो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। और वो से ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में हुआ था। और किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा आपका रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से हुआ था बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना। तो ये सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अगला
और अधिकतर जो इसमें हुआ था आपका प्रथम पंचवर्ष योजना में प्रयास किया गया था आपका सभी प्रकार के कंपनी का स्थापना करना, लेकिन दूसरा में बहुत अधिक हो गया। क्योंकि आप लोग को पता है, अगर हम पंचवर्ष योजना का बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखेगा पंचवर्ष योजना का शुरुआत 1951 से हुआ था, 1 अप्रैल से हुआ था। कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से हुआ था, याद रखेगा। और प्रथम पंचवर्ष योजना जो था वह किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखेगा हैराट डोमर पर। किस पे था? हैराट डोमर पर। वहीं दूसरा जो था, दूसरा याद रखेगा पीसी महालनोबिस। कौन सा था? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। और याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन बता रहे हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं पीसी महालनोबिस के ही जयंती को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा 29 जून को। जो बता रहे हैं एकदम माइंड में खोस लीजिएगा, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं वो पीसी महालनोबिस के जयंती को मनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और उससे भी वीवीआई बताते हैं आपको कि इनके द्वारा 1949 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था वो पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में 1949 में। 1 नंबर वीवीआई क्वेश्चन बताए दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। हाँ, पंचवर्ष योजना को और थोड़ा बता देते हैं। पंचवर्ष योजना में जो पहला पंचवर्ष योजना था इसमें आपको कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। किसको प्राथमिकता? कृषि को। और दूसरा जो दिया गया था इसमें आपको किसको दिया गया था? तो याद रखेगा इसमें कृषि और उद्योग दोनों को। पहला में कृषि, दूसरा में कृषि और उद्योग दोनों, याद रखेगा। वहीं भारत के अंदर में जो आपका पंचवर्ष योजना के क्रम में जो आपका योजना आपका आया है वह योजना आपका 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है, याद रखेगा। पहली बार जो आया था वह आपका 67 से लेकर 69 तक था। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका दूसरा बार कब आया था, तो दूसरा बार आपका आया था जो है कि 78 से लेके 80 तक आया था लगभग। फिर तीसरा जो आया था आपका 90 से लेके 92 तक आया था। यानी कितना योजना अवकाश हुआ है? 3 योजना अवकाश। यानी इसमें पंचवर्ष योजना लागू नहीं किया गया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये सब कंटेंट आता है एग्जाम में। और पंचवर्ष योजना जो हम लोग लिए हैं वह रूस के संविधान से लिए थे। कहां से लिए थे? रूस से लिए थे। और पंचवर्ष योजना को जो अंतिम रूप से अनुमोदन करता था वह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्र विकास परिषद करता है। और राष्ट्र विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना याद रख लीजिएगा 6 अगस्त 1952 को हुआ है। राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जिसको शॉर्ट में एनडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनडीसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है आप लोग के लिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? देखिएगा आपको बता देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां का है, अगर राज्य नहीं लगाएगा तो आपका आंसर दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है वह एक राज्य नहीं है, वह एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन भारत के अंदर में सबसे, अगर पूछ देगा सबसे अधिक किस राज्य का है, तो राज्य में से अपना बिहार मार देंगे। बिहार में कितना है भैया? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे आपको बताए लिंगानुपात, लिंगानुपात 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या। उसी तरह से याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितना जनसंख्या निवास कर रहा है, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। समझ में आ गया? और दूसरे स्थान पे जो जनसंख्या घनत्व आता है वह पश्चिम बंगाल का आता है। किसका आता है? पश्चिम बंगाल का। लेकिन पूरे ओवरऑल इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का आता है और राज्य में बिहार का आता है। राज्य में कहां का आता है? बिहार का। और बिहार के अंदर में भी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है? तो शिवहर का है। किसका है? शिवहर का। साथ में हम बिहार का भी एक आध दो क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है? शिवहर का। क्योंकि आपको हम लॉजिक देते हैं, शिव भगवान के पास पूजा करने वाला का भीड़ भाड़ बहुत अधिक है, यानी कि शिवहर में जनसंख्या घनत्व अधिक है। और बिहार का सबसे छोटा जिला भी शिवहर है, इसीलिए सबसे अधिक आदमी वहां पर घुस गया है। ये नहीं पता कि छोटा घर है लेकिन आदमी बहुत अधिक है, यानी जनसंख्या घनत्व वहां पर अधिक है। तो याद रखिएगा बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी कहां का है? तो याद रखिएगा वह शिवहर का है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां में है? द हेग में है। कहां में है? द हेग में है, याद रखिएगा। और विभिन्न प्रकार के जो है कि न्यायालय आप लोगों के लिए जो है कि हम लोग ला रहे हैं, तो आप लोग इसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका विभिन्न प्रकार का जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उससे संबंधित लगभग आपको 10 पीस बताते हैं। आप 10 को याद रखिएगा, एग्जाम में फंस जाएगा क्वेश्चन।
तो चलिए विभिन्न प्रकार के हम लोग जो है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था को देखने वाले हैं। तो उसमें से बता दे कि जब यूएनओ का स्थापना हुआ था, यूएनओ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूएनओ का स्थापना हुआ था, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को, बिहार पुलिस का लेवल यही है, स्थापना पूछ देगा, यूएनओ दिवस पूछ देगा, यूएनओ के कितने अंग हैं, अध्यक्ष कौन है, लेवल आपका यही सब रहने वाला है। तो आप लोग बारीकी से एक एक चीज को देखने का प्रयास कीजिए। तो यूएनओ का स्थापना याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। समझ में आया? और याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वह आपका अमेरिका के अंदर में है। कहाँ में है? अमेरिका के अंदर में, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। किस शहर में है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में भैया कितना सदस्य देश है, तो बता देते हैं। जब इसका स्थापना हो रहा था तो उस समय सदस्य की संख्या 51 थी। कितनी थी? 51 थी। और उसमें से भारत भी था, भारत भी था। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ का सदस्य भारत किस वर्ष बना था, तो याद रखिएगा जो साल स्थापना हुआ था ना, वही साल इसका भारत ने सदस्यता ले लिया था। भारत ने सदस्यता 1945 में लिया है। बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है। भारत ने सदस्यता यूएनओ का 1945 में लिया था, जिस वर्ष स्थापना हुआ था, और स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर के दिन। इसीलिए यूएनओ दिवस जो हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि दिवस कौन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिएगा पोलियो दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो पोलियो दिवस हम लोग 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि यूएनओ में वर्तमान में कितना सदस्य देश है, तो 193 है। और 193वां सदस्य देश जो है वह दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। और यूएनओ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, याद रखिएगा। और 6 अंग में से जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है वह आपका कौन सा होता है, तो आप लोग को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के महासचिव बहुत महत्वपूर्ण उसमें बैठते हैं। तो महासचिव के बैठने के क्रम में याद रखिएगा उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उसमें से आप लोग पहला याद रख लीजिएगा, उसमें कौन सा अंग होता है? महासभा। कौन सा अंग होता है? महासभा। पहला याद रखिएगा महासभा होता है। और दूसरा आप लोग याद रख लीजिएगा कौन होता है? सुरक्षा परिषद होता है। सुरक्षा परिषद होता है। सुरक्षा परिषद होता है। उसके बाद आप लोग तीसरा याद रख लीजिएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर याद रख लीजिएगा चौथा प्रन्यास परिषद। इसको आप काहे याद करवा रहे हैं? क्योंकि बोल देगा निम्न में से कौन सा एक यूएनओ का अंग नहीं है। तो कुल 6 अंग होते हैं। 6 अंग में से 6 कम से कम नजर के सामने होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है अंग। प्रन्यास परिषद। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका 5वां कौन होता है, तो 5वां आपका होता है सचिवालय। कौन सा होता है? सचिवालय। 5वां कौन होता है? सचिवालय। वहीं 6ठा जो होता है वह होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है यह एकमात्र संस्था है जिसका मुख्यालय अमेरिका के बाहर है। जिसका मुख्यालय जो है कि आपका अमेरिका के बाहर है। यानी कि ये 5 का मुख्यालय जो है कि अमेरिका के अंदर में है। लेकिन 6ठा अंग जो बताए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय जो है कहां में है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय आपके जो है कि द हेग में है। और द हेग जो है वह नीदरलैंड में पड़ता है। कहां में पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। और नीदरलैंड का पहले नाम था हॉलैंड। क्या था? हॉलैंड। और याद रखिएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया था वह आपका नीदरलैंड से ही आया था। कहां से आया था? नीदरलैंड से ही आया था। और आपको बता देते हैं कि पहला यूरोपीय कंपनी डच ही बना है। पहला यूरोपीय कंपनी भारत आने के क्रम में डच ही आपका बना है, जो पहला फैक्ट्री अपना बिहार में स्थापित किया था। याद रखिएगा ऐसे ये पहले बहुत जगह कर चुका था, लेकिन बिहार के अंदर में पहला यूरोपीय कंपनी डच बना, जिन्होंने याद रखिएगा 1632 में पटना के आसपास पहला आपका फैक्ट्री स्थापित करने का पहला यूरोपीय कंपनी जो बना बिहार के अंतर्गत। हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन बना भैया, तो डच बना। कब बना? 1632 में बना। किस शहर के आसपास? तो पटना के आसपास। समझ में आया कि नहीं? और डच जो था वह किस देश का कंपनी था, तो डच जो था वह आपका नीदरलैंड का कंपनी था। कहां का कंपनी था? नीदरलैंड का। और नीदरलैंड का पहले नाम क्या था, तो नीदरलैंड का पहले नाम हॉलैंड हुआ करता था। समझ में आ गया? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां में है? द हेग में। अब बाद बाकी सबका मुख्यालय कहां में है? अमेरिका के अंदर में ही है। तो उसमें से जो आपको महासभा को दिखा रहे हैं, तो महासभा को एक उपनाम से जाना जाता है, तो जिसको हम लोग विश्व का लघु संसद,
विश्व का लघु संसद के नाम से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व के लघु संसद के नाम से यूएनओ के किस संगठन को कहा जाता है, तो मारिएगा महासभा। क्या मारिएगा? महासभा। और जो सुरक्षा परिषद है इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुनिएगा, दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन किस संस्था को कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद को। और ऐसे भी आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आप क्लियर कैसे कीजिएगा। सुनिएगा, ये देखिएगा पुलिस, पुलिस अगर पूछेगा तो पुलिस हमेशा सुरक्षा की बात करती है। किसकी बात करती है? सुरक्षा का, यानी कि पुलिस से सुरक्षा बोल दीजिएगा। पुलिस से क्या बोलेगा? सुरक्षा। तो लघु संसद अपने आप महासभा चल जाएगा और ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। वहीं सचिवालय जो है, सचिवालय के प्रमुख को जो है कि महासचिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महासचिव के नाम से। और यूएनओ के जो पहले महासचिव बने थे वो ट्रिगवेली बने थे। कौन बने थे? ट्रिगवेली बने थे। और ट्रिगवेली जो थे वो कहां के थे? याद रखिएगा नॉर्वे का था। कहां का था? नॉर्वे का। वहीं यूएनओ के जो दूसरे नंबर के जो महासचिव बने हैं वो हैमरसोल्ड बने हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन, अक्सर ये सब क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी पूछेगा या तो एनटीपीसी पूछेगा, आप दूसरा कोई नहीं पूछता है। हैमरसोल्ड यूएनओ के दूसरे महासचिव हैमरसोल्ड हुए हैं, जिनका निधन जो हुआ है हवाई दुर्घटना में। किसमें हुआ है? हवाई दुर्घटना में हुआ है, और हुआ था 1961 से। ये क्वेश्चन 1000 बार रेलवे इसको पूछा है, और ये क्वेश्चन तो आरू बार ज्यादा पूछा है कि हाँ, जब हम भी एनटीपीसी में बैठे थे प्रीलिम्स में कलकत्ता बोर्ड से, तो इस बार तो हमको पूछा गया था कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली थे। और जो है कि इनका संबंध कहां से है, तो नॉर्वे से है। कहां से? नॉर्वे से। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से आपका जो है कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और इस वर्ष का जो नोबेल पुरस्कार दिया है शांति का, वो किसको दिया है, तो याद रखिएगा नरगिस मोहम्मदी को दिया है। नरगिस मोहम्मदी को दिया है, जिनका संबंध ईरान से है। कहां से है? ईरान से है। और वही व्यक्ति आपका लगभग 31 वर्ष तक जेल का कैदी भी रहा है। जेल का कैदी भी रहा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ का, किसका बात करते हैं? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। कहां में है? जेनेवा में है। और डब्ल्यूटीओ की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है नाकोंजी इंकोजो इबोला। नाकोंजी इंकोजो इबोला, जिसका संबंध नाइजीरिया से है। कहां से है? नाइजीरिया की बनी है, और डब्ल्यूटीओ की पहली महिला बनी है। डब्ल्यूटीओ का स्थापना जो हुआ है 1995 में, और डब्ल्यूटीओ का जो पहले नाम हुआ करता था गेट हुआ करता था। किसका? कहां हुआ करता था? गेट हुआ करता था। डब्ल्यूटीओ का पहले नाम, और दोनों का मुख्यालय जो था वह जेनेवा था। तो गेट से नाम परिवर्तित करके डब्ल्यूटीओ 1995 में किया गया, लेकिन गेट का जो स्थापना हुआ था 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था, याद रखिएगा। उसी का परिवर्तित रूप डब्ल्यूटीओ है। वहीं अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ का, तो डब्ल्यूएचओ का स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय भी कहां में है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसका मुख्यालय भी कहां है? जेनेवा में। वहीं यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। आपको अब ऑप्शन में पेरिस नहीं रहता है, ऑप्शन में लियोन्स रहता है। क्या रहता है? लियोन्स रहता है। पेरिस के अंदर में और छोटा स्थान लियोन्स है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल है, देखिएगा। अगला सवाल है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना परसेंट? अच्छा, जितना क्वेश्चन अभी आपको हम बताए, आपको क्या लग रहा है? अगर आप शुरू से जो हमको फॉलो कर रहे होंगे, क्या किसी क्वेश्चन में दम लगा? नहीं लगा, यही हकीकत है। बस आप लगातार बनकर रहिएगा, आगे बहुत सारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम है बिहार का भी फिलहाल, बिहार एसएससी। ये समझ लीजिए, जो अच्छा जॉब पाना चाहते हैं वो, अगर आप थोड़ा सा एक अच्छा सिविल जॉब पाना चाहते हैं, तब बिहार एसएससी ज्वाइन कीजिए। बहुत मजा है बिहार एसएससी में, और पैसा का पैसा भी है बिहार एसएससी में। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना परसेंट? तो वायुमंडल जो है यह विभिन्न प्रकार के गैस से घिरा हुआ एक बादल है, इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और याद रखिएगा, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस होती है। तो वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैस होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है 78%। कितना परसेंट? 78%। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन होता है लगभग इसमें आपका 21%। कितना परसेंट? लगभग 21%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें आपका CO2, तो CO2 का मात्रा होता है 0.03%। 0.03%। वहीं अगर हम इसमें बात करते हैं आपका जो है कि एक सबसे अधिक जो अक्रिय गैस होता है, सबसे अधिक जो अक्रिय गैस होता है वो होता है ऑर्गन। कौन सा होता है? ऑर्गन। और ऑर्गन होता है 0.93%। 0.93%। आप इतना सा याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा। और एकमात्र आपका अक्रिय गैस रेडॉन है। एकमात्र आपका अक्रिय गैस रेडॉन जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह सबसे भारी गैस है। क्योंकि यह सबसे आपका भारी गैस है अक्रिय गैस में से। और अक्रिय गैस का खोज रेमजे एवं रेले ने किया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम
यहीं पर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बस अभी भी आपसे हम विनती कर रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस कीजिए और अपना 100% दीजिए। 100% से भी ज्यादा हो सके तो आप उतना भी देने का प्रयास कीजिए, तब जाके आप जो है कि वर्दी पा सकते हैं। और बस आप रिजल्ट बना लीजिए, उसके बाद फील्ड को तोड़ के रख दीजिएगा और देखिएगा कैसे वर्दी नहीं मिलता है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार पुलिस।